सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपना सेशन है वो है टेस्ट नंबर 17, 17 नंबर का टेस्ट, और जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बात। और वो बात क्या है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से संबंधित। आप सभी की डिमांड पर हाजिर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे के किसी प्रकार के एग्जाम्स में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों से संबंधित बात। और वो सवाल किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। नॉर्मली हम जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा जो बनते हैं वो फिजिक्स से बनते हैं, और कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल से संबंधित होता है। तो इन दो टेस्ट हम पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 17 और इसके बाद एक टेस्ट और आएगा आपके लिए टेस्ट नंबर 18। दोनों में ही न्यूमेरिकल हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित। तो ये आप ही के लिए है। अच्छे से इसको देखना, ध्यान से रखना और सोचना कि किसी भी न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ वेरी करता है, किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 17 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से संबंधित बात। ये रहा पहला सवाल आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। 4.2 kWh होता है। अब देखो kWh का मतलब क्या होता है? kWh होता है किलो वॉट घंटा, किलो वॉट आर। पूरा नाम क्या है इसका? किलो वॉट आर, या हिंदी में क्या बोलेंगे? किलो वॉट घंटा। अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि 4.2 kWh अगर 4.2 किलो वॉट घंटा है तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑप्शन देखो, 14.4 गुना 10 की घात 5 जूल, 15.12 गुना 10 की घात 6 जूल, 14.0 गुना 10 की घात 6, मतलब सब में क्या आ रहा है? जूल। तो इसका मतलब वो kWh को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? जूल में कन्वर्ट करवा रहा है। जूल के अंदर हमको इसको कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे? जब आपको वैल्यू पता हो तो याद रखना 1 kWh जो होता है, 1 kWh जो होगा वो 1 kWh किसके बराबर होता है? 3.6 10⁻⁶ जूल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। 1 किलोवाट घंटे की वैल्यू होती है 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल। ये आपको याद रखना है, रिमेंबर इट। अगर आपको याद होगा तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो 1 kWh कितने के बराबर है? 3.6 10 की घात 6 जूल। और कितने kWh दे रखे हैं? 4। तो सिंपल सा है, अगर 1 कितने के बराबर है तो 4 kWh कितने के बराबर होंगे? 3.6 गुना 10 की घात 6 का 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो करके देखते हैं 3.6 इंटू 4.2 कितना होता है। तो देखो यहां से कितना आएगा? 72। यहां से कितना आएगा? 1512, और 2 पॉइंट लगा देंगे तो अपना आंसर क्या जाएगा? 15.12। और साथ में देखो क्या चल रहा था? 10⁶, और ये क्या बन जाएगा? अपना जूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा 15.12 गुना 10 की घात 6 जूल इज द राइट आंसर। कैसे किया फिर से बता दूं, याद रखना 1 kWh 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, एक अगर इतने के बराबर है तो 4.2 कितने के बराबर होगा? सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। और गुणा करना तो सभी को आता ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 15.12 गुना 10 की घात 6 जूल। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। चलिए अगला जो कंसेप्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। 402 402 नंबर का सवाल न्यूमेरिकल है, आपके सामने है, पढ़िए। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। ठीक है, 12 किलोग्राम का सामान उठाया और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। जमीन से मतलब उसकी हाइट एक तरह से 1.5 मीटर की हो गई। तो उसने अपने 1.5 मीटर उसको उठाया, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखो यहां पर आप दो फॉर्मूले याद रखना। डब्ल्यू के लिए, वर्क के लिए, कार्य के लिए दो फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, जहां पर एफ तो क्या है? फोर्स है, बल है, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। और थीटा क्या है? वहां पर एंगल है कि बल और विस्थापन के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा, है ना। और एक फॉर्मूला होता है अपना W इक्वल्स टू M इंटू जी इंटू एच। एक फॉर्मूला ये होता है MGH। अब देखो ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? जब वो डिस्प्लेसमेंट दे या फिर फोर्स दे, तो समझ जाना ये वाला फॉर्मूला। और जब वो कार्य की गणना करवाए लेकिन फोर्स जैसी चीज उसने नहीं दे रखी, तो फॉर्मूला क्या लगता है? MGH। अब देखो M कितना है वहां पर? 12 किलोग्राम का, तो W बराबर क्या हो गया? 12, तो आ गया M में। G क्या होता है?
जी ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9.8, या फिर न्यूमेरिकल में क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करा दिया, और h कितना दे रखा है वहां पर 1.5 मीटर, तो हमने क्या किया 1.5 का h क्या है यहाँ पर हाइट है, m तो हो गया मास, g क्या हो गया ग्रेविटी, और h क्या हो गया हाइट। तो हाइट कितनी दे रखी है, कितने मीटर ऊपर उठाया 1.5 मीटर 1.5। जब आप इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, यहां से तो आया 18 और साथ में क्या चल रहा था अपना, साथ में अपना 10 चल रहा था, तो सिंपल सी बात है 10 का और मल्टीप्लाई होगा भाई, 12 इंटू 1.5 करोगे तो आएगा 180, लेकिन एक दशमलव पॉइंट यहां लगेगा, तो बच्चा 18 और 18 का 10 से किया तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 180, मतलब 180 जूल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या होगा 180। न्यूमेरिकल है तो थोड़ा मैं रिपीट करता हुआ चलूंगा। जब भी कार्य की वर्क की कैलकुलेट करवाए तो दो फॉर्मूले याद रखना, या तो एफ डी कॉस थीटा लगेगा या mgh लगेगा। अब यहाँ पर एफ होता है फोर्स बल, बल जैसा न्यूटन में, बल की इकाई क्या होती है न्यूटन, फोर्स की न्यूटन में तो कोई वैल्यू दी नहीं, इसका मतलब क्या लगेगा mgh। m होता है मास, कितना किलोग्राम है 12, g कितना होता है नॉर्मली 10 ले लेते हैं न्यूमेरिकल में, और h कितना दे रखा है 1.5, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो करेक्ट आंसर आ गया 180, 180 जूल। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो यहां पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई ना होके कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर एक न्यूटन बल के द्वारा, एन का मतलब क्या है यहां पर न्यूटन, एन का मतलब क्या है न्यूटन, तो जब कोई वस्तु बल की दिशा में, जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में जा रही है, तो एक न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखो यहां पर मैंने कहा था ना अभी दो फॉर्मूले बताए थे वर्क के, तो यहां पर क्या दे दिया उसने, बल दे दिया 1 न्यूटन का, तो W इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना है, फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन का, एफ आ गया 1, डिस्प्लेसमेंट कितना विस्थापन हुआ 1 मीटर की दूरी का 1 हो गया, इंटू कॉस। अब बताओ थीटा कितना लोगे, थीटा का मतलब क्या था कि बल किधर लग रहा है और वस्तु जा किधर रही है, तो उसने क्या बोला बल की दिशा में ही वस्तु जा रही है, तो बल भी इधर है और वस्तु का मूवमेंट जो है, वस्तु का मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी उधर ही है, तो दोनों के बीच, दोनों की दिशा क्या है समान है, दोनों की दिशा क्या है समान है, और अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। भाई ये इधर और ये भी इधर, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो कॉस क्या आ गया अपना 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको आनी चाहिए। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री साइन 90 के बराबर होता है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 1 जूल। तो डी इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल सा था, एफ डी कॉस थीटा, एफ कितना लगा 1, डी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1, और दोनों के बीच एंगल, एंगल ही है मेन बात। कैसे एंगल 0 लिया, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स है सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, उसी दिशा में वो जा रही है, तो सेम दिशा में है, तो थीटा कितना आ गया 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना था 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 जूल आ गया। क्लियर है। यहां पर अगर आपको दिक्कत आती है कि ये कॉस की वैल्यू सर कैसे है, तो मैं आपको वैल्यू बता देता हूं, याद रखना। देखो साइन और कॉस, कुछ वैल्यूज मैं आपको लिख देता हूं, 0 डिग्री, फिर याद रखना 30 डिग्री पे, एक याद रखना 45 डिग्री पे, एक याद रखना 60 डिग्री पर, और एक याद रखना 90 डिग्री पर। ये वैल्यूज हमेशा मैथमेटिक्स में आपको याद होना कंपलसरी है, ठीक। साइन 0 पे होता है 0, 30 पे होता है कितना 1/2, और 45 पे होता है 1/√2, और 60 डिग्री पर कितना होगा √3/2, और 90 डिग्री पर होता है 1। एक की याद रख लो बस, साइन की याद रख लो 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और जब कॉस की वैल्यू लिखो ना तो घुमा देना, उधर से घुमा दो, उधर क्या लिख रहा है 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये ऐसे चलेगी और उन वैल्यूज को फिर इस तरह से घुमा देना उल्टा। तो ये साइन और कॉस की कुछ वैल्यूज भी आप याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में न्यूमेरिकल के टाइम पे काम आ ही जाती है। तो जैसे मैंने कहा कॉस 0, तो देखो कॉस लिया मैंने 0 डिग्री में तो कितना आ गया 1, तो इसलिए तो मैंने कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या लिखी 1 लिखी। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल, 404 नंबर आपकी स्क्रीन पर। एक कुली
100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया बताओ कार्य कितना होगा। अब देखो, अब यहां पर देखो भार न्यूटन में आ रहा है, न्यूटन मतलब एक तरह से बल की बात हो गई। तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, एफ डी कॉस थीटा, यही तो बताया था। अब न्यूटन दे रखा है तो यहां पर बल कितना आ गया अपना 500, 500। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 100। अच्छा, कॉस थीटा कितना लोगे, थीटा कितना लोगे, लगाओ दिमाग। अब देखना, अब आप बोलोगे कि सर यहां पर थीटा कैसे काउंट करें, क्योंकि यहां तो दिशा के बारे में तो बताया नहीं कि सेम डायरेक्शन है कि क्या है। उसने तो बोला कि भाई 100 मीटर 500 न्यूटन का भार उठाया और 100 मीटर चला, बस इस तरह से 100 मीटर की दूरी चला। तो देखो फोर्स कहां लग रहा है, भार कहां रखा हुआ है, वजन, फोर्स कहां लग रहा है, ये वजन रखा हुआ है, और उसका जो फोर्स है 100, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो वो 500 न्यूटन का भार चाहे वो हाथ में लेके चले चाहे वो अपने सर पे लेके चले, उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स कहां लगेगा, ग्रेविटेशनल, नीचे की तरफ लगेगा। तो फोर्स तो लग रहा है कहां पर, नीचे की ओर, फोर्स तो लग रहा है कहां पर, नीचे की ओर, और व्यक्ति कहां चल रहा है, सीधा। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ इधर और फोर्स हुआ नीचे, तो बीच में एंगल कितने का आया, 90 डिग्री का आया। तो कॉस क्या बन गया, 90 डिग्री। और देखो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, कॉस जाएगा 90 डिग्री में, कॉस जाएगा 90 डिग्री में कितना, 0। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अब 500 का गुना चाहे आप 100 से करो और उसका गुना डायरेक्ट 0 से करो, तो पूरा क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पर गलती यही करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं या डिवाइड करके जो भी आंसर दे देते हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी सर पे उठा के बोझे को, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हाथ में उठा के सीधा चलता है, तो याद रखना उस वस्तु का जो फोर्स है वो लगेगा 90 डिग्री, मतलब नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा हमेशा। तो यहां पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन विल बी 0। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, 405 नंबर। पढ़िए क्या कह रहा है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, 40 केजी। तो एम कितना आ गया अपना, यहां पर 40 किलोग्राम आ गया। फिर क्या बोल रहा है, 10 सेकंड में, तो टी का मतलब समय कितना दे दिया उसने, 10 सेकंड। फिर बोल रहा है 50 सीढ़ियां चढ़ता है, सीढ़ियां मतलब एन ले ली, कितनी है टोटल, 50 सीढ़ियां हैं। फिर बोलता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई मतलब एच उसने कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर दे दी, तो मोहन की शक्ति क्या होगी। मोहन वेट्स 40 kg एंड ही गोज अप 50 स्टेयर्स इन 10 सेकंड। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 50 सेकंड, व्हाट विल बी द पावर ऑफ मोहन। बताइए कैसे निकालोगे। अब देखो, जब भी ऐसी सिड्डी विड्डियों की बात करें ना कि सिड्डियां चढ़ रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, इतना समय लग रहा है, तो याद रखना जब भी यहां पर शक्ति की बात करें तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू होता है W/T। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, मतलब पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सबको फॉर्मूला याद होने चाहिए, शक्ति बराबर कार्य बटा समय या फिर पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। और अभी अभी मैंने बताया था आपको, अभी अभी मैंने बताया था यहां पर कहीं फोर्स दे रखा है क्या, न्यूटन का केस दे रखा है क्या, नहीं। तो वर्क के तो दो ही फॉर्मूले याद रखना है, या तो mgh या फिर एफ डी कॉस थीटा। ना तो थीटा के बारे में कुछ आइडिया, ना ही एफ फोर्स के बारे में कुछ आइडिया। तो यहां पर P इक्वल टू W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी जो बताया था mgh/T। बस अब देखो G कितना ले रखा है 10, M कितना है यहाँ पर 40 kg, तो M हो गया 40, G हो गया कितना 10, और H कितना होगा, H ऊंचाई। अब देखो हर एक सीढ़ी कितनी है 15 सेंटीमीटर की, हर एक सीढ़ी कितनी है 15 सेंटीमीटर की, और टोटल कितनी सीढ़ियां चढ़ रहा है 50। तो कितनी ऊंचाई हुई जमीन से, हर एक सीढ़ी 15 फिर 15 फिर 15, ऐसे 50 सीढ़ियां चढ़ ली। तो एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की है तो 50 सीढ़ियां कितने की हो जाएगी, 15 × 75, 750 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू अपनी अब क्या बन गई, 750 सेंटीमीटर बन गई। तो 40 × 10 × H कितना आ गया 750, नहीं सेंटीमीटर है, यूनिट तो सेम होनी चाहिए, या तो CGS या तो MKS। अब बात कर रहे हैं आप G किस में, अब M किस में ले रहे हो, किलोग्राम में, मतलब SI पद्धति में ले रहे हो, SI सिस्टम में ले रहे हो। G भी कितना है 10, क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी SI में है। तो 750 को आपको क्या बनाना पड़ेगा, मीटर। जब मीटर बनाओगे
तो कितने का डिवाइड करोगे भाई, सेंटीमीटर से मीटर जा रहे हो तो 100 का क्या होगा, डिवाइड होगा। और ऊपर से नीचे क्या दे रखा है, टाइम टी, और टी कितना लगाया है उसने, 10 सेकंड, तो 10 का नीचे और होगा। फिर से रिपीट करता हूं, शक्ति पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। कार्य का फॉर्मूला या तो एफ डी कॉस थीटा, फोर्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो वो फॉर्मूला कैंसिल। दूसरा फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया, एम जी एच, तो यहाँ पर रख दिया मैंने एम जी एच और अपॉन टी। एम होता है मास द्रव्यमान, कितना दे दिया 40 का, गुना जी कितना होता है दे रखा है 10, इंटू एच कितना होता है, एक सिड्डी 15 सेंटीमीटर की है, 50 सिड्डियाँ कितनी की हो जाएगी 750 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो 750 मैंने लिख के और 100 का डिवाइड कर दिया, और अपॉन में दे रखा है टाइम टी, टी कितना है, टी कितना है यहाँ पर 10 सेकंड, तो 10 का मैंने, याद रखना समय सेकंड में ही लेना है, मिनट और घंटे में अगर सेकंड समय दे रखा हो तो वो पहले सेकंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 75 फोर जा कितना होता है, 75 टू जा होता है 150, और 150 टू जा कितना हो जाएगा 300, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना क्या 300 वाट, 300 वॉट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन डी 300 वॉट। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, 406 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। यदि 10n और 5n के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। दो बल दे दिए भैया यहाँ पर, मान लो एक बल है F1 कितना दे दिया 10 न्यूटन, और एक फोर्स है F2 कितना दे दिया 5 न्यूटन। If two forces of 10 Newton and 5 Newton are applied in the same direction of an object, then the total force acting on the object will be। ये कह रहा है साहब क्वेश्चन, कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो उसमें क्या हो गया, एक कितना है 10 न्यूटन और एक कितना है 5 न्यूटन। देखो जब भी मोर देन वन फोर्स दे, एक से ज्यादा बल दे, तो फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है, परिणामी फोर्स, और वही निकलवा रहा है कि कुल बल कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और होता है cos थीटा। जी हाँ, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा फोर्स दे दे, बल दे दे, और उनका रिजल्टेंट निकलवा ले, कुल टोटल निकलवा ले, तो फॉर्मूला होता है जो दो बल दे रखे हैं उनमें एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और दूसरे को गुना करना, और cos थीटा, बिल्कुल थीटा क्या हो जाएगा, वही दो बल जो लग रहे हैं वो अपोजिट लग रहे हैं या 90 पर लग रहे हैं या सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक ही दिशा में, इफ टू फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने बताया था अगर समान दिशा लिखे सेम डायरेक्शन तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब कर दीजिए इसको, F1 कितना है 10, 10 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 कितना है 10, F2 कितना है 5, और cos क्या हो जाएगा अपना 0। और देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब cos 0 हो जाएगा ये अपना, क्योंकि थीटा की जगह 0 लिखोगे। और cos 0 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, cos 0 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अभी तो बताई थी एक दो सवाल पहले, 1 होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1, और इसका हो गया अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना होगा 2 10 20, 20 इंटू 5 20 गुना 5 कितना हो गया 100। ठीक, तो एफ इजकल्स टू कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200, और 25 मतलब 100 प्लस 25 225 का अंडर रूट, और 225 अंडर रूट मतलब 225 का अंडर रूट क्या आएगा 15, 15 कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसका अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 15 न्यूटन। फिर से बता दूं, दो फोर्स दे रखे हो या उससे ज्यादा दे रखे हो, नॉर्मली दो ही देगा, उससे ज्यादा तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाता है। जब भी दो फोर्स दो बल दे दे, परिणामी रिजल्टेंट निकलवाए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट। F1 F2 की वैल्यू साफ साफ दी हुई है, थीटा क्या होगा सेम डायरेक्शन है तो 0, अगर बोल दे कि परपेंडिकुलर है लंबवत तो 90 ले लेना, और अगर बोले कि अपोजिट जा रहा है तो 180 ले लेना। क्लियर है, चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। 407 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, 5 मीटर पर सेकंड की गति से, इसका मतलब v की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे दी 5 मीटर पर सेकंड।
गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु, मतलब मास दे दिया कितना 22 kg की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 22 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। याद रहे न्यूमेरिकल मींस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल मींस फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो सकता, बात खत्म। क्या पूछा है उसने? काइनेटिक एनर्जी पूछी है साहब, गतिज ऊर्जा पूछी है, तो निकाल देंगे उसमें क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ही तो लगाना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। के ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, एम क्या हो जाएगा? मास द्रव्यमान इन केजी किलोग्राम में, और वी क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो दोनों ही चीजें दे रखी हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 गुना एम की वैल्यू कितनी आ गई 22, और वी की वैल्यू देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 करोगे, तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा? 2 से कट गया 11 टाइम्स, ये आ गया 11, और 5 5 जा 55 25, 5 5 जा कितना हो गया 25, ये कितना आ जाएगा 11 पूरे 55, 5 11 दूआ 22 और 5 27, भाई 11 5 जा 55, 5 गया कैरी, 11 2 जा 22, 22 और प्लस 5 275। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर याद रखना है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला सूत्र जो होता है वो 1/2 एम × वी स्क्वायर होता है। एम हो गया मास द्रव्यमान, वी हो गई उसकी गति, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। चलें आगे, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा 408 408 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कहता है। 11 किलोग्राम की एक वस्तु, बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया। एम द्रव्यमान कितना दे दिया? 11 किलोग्राम। जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर, तो एच कितना दे दिया? भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? अब बताओ क्या होगा इसका सवाल। यहां पर देखो, जब भी ऊर्जा की बात करें इसका मतलब वही वर्क बात कर रहा है, क्योंकि कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, वर्क हो चाहे एनर्जी, वर्क ही देखो, कार्य ही हमेशा ऊर्जा में बदलता है, वर्क कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और ऊर्जा ही हमेशा ऊष्मा में बदलती है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, ऊष्मा में। एक ही बात होती है, तभी तो कार्य बोलो, ऊर्जा बोलो, ऊष्मा बोलो, वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, हीट बोलो, सबकी वैल्यू क्या आती है? सबकी यूनिट क्या होती है? जूल। सबकी यूनिट क्या होती है? जूल। सेम ही तो होती है, यही कारण होता है। तो एम और एच, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वही डब्ल्यू हो और एनर्जी हो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम × जी × एच। एम कितना दे दिया? 11 kg में है, ठीक है। जी की वैल्यू देखो साफ साफ बोला है उसमें 9.80 आपको लेनी है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। बस आपको ये सॉल्व करना है और इसका सही आंसर लाना है। तो कैसे करोगे? ये कितना हो गया? 11 11 पूरे 55, 11 5 कितने होते हैं? 11 5 जब 55, इंटू करना है आपको 9.8 से, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। कितना आएगा? जीरो 9 3 और यहां से 5 और एक डॉट है, दशमलव कट जाएगा, पॉइंट कितना आएगा? 539। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 539 जूल। रट लो इनको, रटना मतलब समझ लो इनको अच्छे से, फॉर्मूले याद रख लो, क्योंकि अगर एनटीपीसी के एग्जाम में अगर मान लो न्यूमेरिकल आते हैं तो डेफिनेटली ये सोच के चलना, इसी बेस के, इसी लॉजिक के, इन्हीं फॉर्मूलों के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहना, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल सा है, वही कार्य पूछे, वर्क पूछे, एनर्जी पूछे, ऊर्जा पूछे, फॉर्मूला mgh। शक्ति पावर पूछता तो mgh में टी का भाग लगा देते समय, क्यों? क्योंकि क्या होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम ही तो होता है। शक्ति पूछे तो समय का भाग लगा देंगे। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल, 409 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, अब देखो सवाल को घुमा दिया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितने दे दी हमारी? 120 जूल दे दिया। फिर क्या बोल रहा है? और इसका द्रव्यमान 15 kg, एम कितना दे दिया? 15 किलोग्राम दे दिया। तो बताइए वस्तु का वेग कितना होगा? बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 120 जूल एंड इट्स मास इज 15 kg, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है आपको। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? देखो 120, 120 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम कितना दे दिया? 15 इंटू वी हमें निकालना है, तो वी स्क्वायर हो गया। सिंपल है। अब इतना तो सॉल्व करना आपको आता ही है, मैथमेटिक्स आप पढ़ते ही हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भाग में है वो गुना,
और जो मल्टीप्लाई में वो भाग। तो 120 का गुना कर दो कितने से, 2 से, और 15 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा ये बताओ। देखो 15 × 120 कट गया सीधे, 15 8 जा कितना होता है 120, और 8 × 2 कितना आ गया 16। लेकिन ये v स्क्वायर आया है, कहीं समझ लो कि सर ऑप्शन में 16 तो है ही नहीं, v स्क्वायर आया है तो v कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इतना है तो v कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट कितना था 4। करेक्ट आंसर। और देखो वस्तु का वेग पूछ रहा है, अब 2 जगह 4 है, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4। वेग वेलोसिटी किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। और अगर एक्सेलरेशन होता, त्वरण का मात्रक होता, त्वरण एक्सेलरेशन, तो आता क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आता क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है, क्यों वेलोसिटी नहीं, वेग निकाला है, स्पीड, तो वेग किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो बताओ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मीटर पर सेकंड वेग निकालना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में, अरे हमारा तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, और जल्दीबाजी में टिक कर देते, कुछ भी जहां भी 4 दिखा नहीं कर दिया टिक। देख लेना यूनिट क्या दी हुई है, वेग वेलोसिटी स्पीड की बात कर रहा है, तो वो मीटर पर सेकंड में लेना है, तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल 410 410 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी वस्तु का भार की बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है, कितना दे दिया वेट 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा ये पूछना चाह रहा है। मास कितना होगा, मास कितना होगा, आपको कोई आइडिया कि भार और द्रव्यमान में क्या रिलेशन होता है। याद रखना भार मतलब हो गया वेट, द्रव्यमान मतलब एम, और इसमें गुना होता है किसका, ग्रेविटी का, ग्रेविटी का, गुरुत्वीय त्वरण का। तो डब्ल्यू बराबर होता है कितना, एम इंटू जी। डब्ल्यू बराबर कितना होता है, एम इंटू जी होता है। डब्ल्यू कितना दे रखा है 200 न्यूटन, इसकल्स टू एम हमें नहीं पता, जी कितना ले लोगे। अब देखो अगर वो देगा तो 9.8 ब्रैकेट में लिख देगा, और नहीं है तो 10 मान के चलना, या फिर आप ऑप्शन से पता चल जाएगा। अगर ऑप्शन में पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो समझ जाते कि जी की वैल्यू 9.8 ली है, या पूरी वैल्यू आ रही है तो नॉर्मली 10 ली है उसने, सिंपल सा कंसेप्ट। तो क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 में 10 का डिवाइड 1 0 से 1 0, एम की वैल्यू कितनी आ गई 20। लेकिन अब यहां पर तो मामला फंस गया, कैसे फंस गया, ये भी 20, ये भी 20, वो भी 20, वो भी 20, लेकिन यहां पर ये क्या है न्यूटन, क्या है न्यूटन। यहां पर पीए का मतलब क्या होता है पास्कल, पास्कल। यहां पर केजी का मतलब क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और डब्ल्यू का मतलब तो वैसे वॉट होता है, पर यहां वॉट का तो क्या लेना देना, आप ले भी सकते हो, वॉट शक्ति होती है, वॉट शक्ति का यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, शक्ति की इकाई वॉट होती है। तो देखो न्यूटन, पास्कल, केजी मतलब किलोग्राम, और वॉट, चारों में आंसर 20। तो इसका मतलब हमको यूनिट भी आनी चाहिए। द्रव्यमान बात कर रहा है, द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान की, कोई दाब थोड़ी ना जो पास्कल लेंगे, कोई बल या भार थोड़ी ना जो न्यूटन लेंगे, कोई वाट शक्ति थोड़ी ना जो वाट लेंगे। मास है, मास द्रव्यमान किस में लेते हैं साहब, किलोग्राम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। याद रखना भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी एक्सेलरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी। डब्ल्यू दे रखा था 200, और याद रखना भार की इकाई क्या होती है, भार की इकाई, वेट की इकाई कितनी होती है, भार की इकाई, वेट की इकाई वही होती है जो बल की होती है, क्या न्यूटन। याद रखना दोनों की सेम इकाई होती है, भार की, वेट की, बल की सेम इकाई होती है, यूनिट क्या न्यूटन होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 20 kg। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका 411 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। किसी पिंड का संवेग, मोमेंटम, संवेग मींस क्या होता है मोमेंटम, किसी पिंड का संवेग इतना है और वेग इतना है, तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 50 एंड द वेलोसिटी इज 5, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी। सोचो, इसका मतलब हमें संवेग, हमें मोमेंटम का फॉर्मूला सूत्र आना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, संवेग को लिखते हैं पी से, मोमेंटम, पी इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान मतलब मास एम इंटू बी मतलब वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो उसने क्या क्या दे रखा है, संवेग दे रखा है 50, और देखो ये इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या एस की पावर क्या चली गई ऊपर -1, एक ही बात है। तो ये तो दे रखा है 50, और एम उसने निकलवाया है, एम हमें नहीं पता, और वी कितना दे रखा है, वी वेग कितना दे रखा है, वेग अभी आया था ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। तो देखो मीटर
पर सेकंड, या फिर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात क्या हो गई, -1। तो m इंटू वी कितना है, 5। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 50, और अपॉन में चला गया क्या, 5, कितना आ गया, 10। अब देखो फिर से मास है, मास, तो मास किस में लेते हैं हम, किलोग्राम में। तो करेक्ट आंसर ये या ये, करेक्ट आंसर होगा ये, क्योंकि न्यूटन दे रखा है यहाँ तो, जबकि हमें मास निकालना है, द्रव्यमान। तो आपको क्या याद रखना होगा, P बराबर m इंटू वी। P क्या होता है, मोमेंटम, संवेग, m क्या होता है, मास, द्रव्यमान, और v क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी। जिनमें से दो वैल्यू दे रखी है, एक हमको काउंट करनी थी, दैट्स ऑल। ये था 411 नंबर का सवाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 412, 412 नंबर का क्वेश्चन। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित होता है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इंक्रीजेज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड in 5 seconds. When a uniform acceleration is applied to it, calculate the force exerted on the body. क्या क्या दे रखा है साहब, एक तो m दे रखा है, कितना m दे रखा है, 100 kg का। फिर क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड, t की वैल्यू क्या दे दी उसने, 5 सेकंड दे दी। फिर क्या बोल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 15 हो जाती है। 5 मीटर पर सेकंड मतलब डेल v, v2 माइनस v1। डेल v का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। तो v2 नया कितना है, 15, और पुराना कितना है, 5। इसका मतलब डिफरेंस कितने का दिया, 10 मीटर पर सेकंड का। भाई अभी कोई चीज 15 हो गई और पहले 5 थी, तो डिफरेंस कितना आया, डेल का मतलब डिफरेंस, अंतर। तो अभी 15 हुई, पहले थी 5, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड का। और क्या पूछ रहा है, वो बल की गणना करो जी, बल की गणना कर देते हैं। इसमें क्या है, देखो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। F मतलब क्या हो गया, फोर्स, बल। M मतलब क्या हो गया, मास, द्रव्यमान। A का मतलब हो गया त्वरण, एक्सिलरेशन, त्वरण एक्सिलरेशन। अब देखो बल तो ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है। M मास हमको दिया हुआ है, लेकिन A हमारे पास नहीं है। A हमारे पास तो है ही नहीं सर, त्वरण तो दिया ही नहीं है। उसने तो बोल दिया कि समान त्वरण लग रहा है, सेम एक्सिलरेशन है, अप्लाइड हो रहा है। क्या त्वरण की वैल्यू दी, नहीं दी, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है, डेल वी अपॉन टी। डिफरेंस, डिफरेंस इन द वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वेग बटा समय त्वरण कहलाता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सिलरेशन। लेकिन कौन सी वेलोसिटी, डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि त्वरण में परिवर्तन की दर को बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन इज कॉल्ड एज द, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एक्सिलरेशन। तो अब ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, एम इंटू ए की जगह क्या आ जाएगा, डेल वी अपॉन टी। अब लगा दो फॉर्मूला, एफ, एम कितना दे रखा है 100, इंटू डेल वी कितना दे रखा है, डेल वी हमने निकाल लिया, 15 में से 5 के तो 10, अपॉन टी कितना दे रखा है, टी 5 सेकंड, कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, कितना आ गया 220, 200 आ गया। और फोर्स कितने होता है, न्यूटन में होता है, बल्कि का क्या है, न्यूटन। तो देख लो कहां दे रखा है, अब देखो चारों में 200 200 200 200। अब ये तो किलोग्राम है, ये पास्कल मतलब दाब है, ये द्रव्यमान है, जूल मतलब वर्क है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। भाई जूल तो कार्य की इकाई होती है, जबकि हमने तो बल ज्ञात किया है, फोर्स ज्ञात किया है। किलोग्राम जो है मास होता है, द्रव्यमान होता है, हमने तो फोर्स, फोर्स काउंट किया है, बल निकाला है। पास्कल, पीए का मतलब क्या होता है, पीए पास्कल, पास्कल किसकी यूनिट होती है, दाब की, प्रेशर की। तो हमने तो दाब निकाला ही नहीं, तो क्या आंसर बन गया, ऑप्शन डी 200 न्यूटन। एन मींस न्यूटन, 200 न्यूटन। क्लियर है सभी को, आपके सामने है, देख लीजिए आराम से। चलें आगे, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा। आपको पहले से अगर आता था तो आपका रिवाइज हो गया, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता था तो मेरे ख्याल से मैं यही आशा करता हूं होपफुली कि उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वो वाकई में आपके एग्जाम में काम आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा 413, 430 नंबर का सवाल। जब 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एक बल, इसका मतलब बल, फोर्स दे दिया, एफ कितना दे दिया, 100 न्यूटन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगा,
50 किलोग्राम द्रव्यमान, m कितना हो गया अपना 50 kg। तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। जरा इंग्लिश में त्वरण मतलब ए पूछा है क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में पढ़िए। When a force of 100 Newton, 100 Newton is applied to an object of mass 50 kg, calculate the acceleration produced। अब इन तीनों चीजों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि F है, M है, A है। अभी तो फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है F इक्वल्स टू M इंटू A। अब A हमको निकालना है, F कितना दे रखा है 100 न्यूटन, M कितना दे रखा है 50। A के बारे में हमें नहीं पता, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 का डिवाइड कर दो तो 100 अपॉन क्या हो गया 50। एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट गया 2, तो आंसर कितना आ गया अपना भाई 50 दुआ 100 तो होता है, 52 से कितना होता है 100, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो ये तो 0.2 है गलत, ये भी 0.2 है गलत। अब दो जगह 2, अब वो तभी सही कर पाओगे जब आपको त्वरण एक्सेलरेशन की इकाई यूनिट पता हो, पैमाना पता हो। तो त्वरण किस में नापते हैं एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 414 नंबर का सवाल। पढ़िए क्या कहता है। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में, मतलब टी टाइम कितना दे दिया 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परिवर्तन होता है। 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग में परिवर्तन, मतलब पी जो है वो कितना दे दिया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड दे दिया। ठीक है, परिवर्तन बोल रहा है, डेल पी। डेल का मतलब चेंज, कि भाई मान लो पहले 20 था अब 10 हो गया तो डिफरेंस 10 आया, या मान लो अब 15 था अब 15 था और 25 हो गया तब भी डिफरेंस कितने का आया 10 का आया। तो डिफरेंस दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है। ठीक है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, द चेंज इन द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg मीटर पर सेकंड इन 0.02 सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, मतलब एफ पूछ रहा है। तो अभी तो फोर्स मतलब कि बल में और संवेग में दोनों में रिलेशन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। फोर्स और मोमेंटम दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन टी। देखो एक फॉर्मूला तो याद रखा करो, आपके एग्जाम में 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे अगर क्वेश्चन आया तो बल का, फोर्स का, या तो डेल पी अपॉन टी काम आएगा या फिर क्या आएगा एम इंटू ए काम आएगा। अब यहां पर ए के बारे में तो दिया ही नहीं, त्वरण के बारे में तो दिया ही नहीं, एम ना ही यहां पर क्या कोई द्रव्यमान किलोग्राम दिया है, तो ये फॉर्मूला तो काम आएगा नहीं। फॉर्मूला कौन सा काम आएगा डेल पी अपॉन टी। तो एफ इक्वल्स टू संवेग में परिवर्तन, चेंज इन द मोमेंटम कितना दे रखा है 10 और टाइम कितना दे रखा है 0.02। तो देखो जब इसको हटाओगे तो ऊपर कितनी जीरो चल जाएंगी, एक और एक 2 जीरो और आ गई, और बच्ची कितनी 2 से काट दो कितनी बार कटेगा 500 टाइम्स। अब एफ है, एफ किस में आता है न्यूटन में। करेक्ट आंसर यहाँ पर एक ही दे रखा है तो ये आ जाएगा सी आंसर 500 न्यूटन। क्या समझा आपने? संवेग, अरे ये तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, न्यूटन्स मोशंस सेकंड लॉ, कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल ही तो होती है, बल के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा नियम होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। वो संवेग का नियम से तो फॉर्मूला आता है एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन टी, संवेग में परिवर्तन की दर। और कभी भी किसी चीज की दर निकालनी हो समय टी का भाग लगा देना। तो संवेग में परिवर्तन डेल पी दे ही रखा है, समय दे रखा है, दोनों को भाग ही तो लगाना था, आ गया आंसर। तो यहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं आया, याद रखना यहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं आया। फॉर्मूला कौन सा काम आया, ये वाला काम आया। जी बिल्कुल, देख लीजिए आराम से, 414 नंबर का सवाल सॉल्व हो रखा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 415 नंबर का सवाल आपके सामने, क्या कहता है देखते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम की वस्तु पर कार्य करता है। 2 सेकंड की अवधि, ठीक कितना दे दिया 2 सेकंड, 5 किलोग्राम की वस्तु, एम कितना दे दिया 5 किलोग्राम 5 kg। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर कर देती है। मतलब पहले कितना था v1 4 मीटर पर सेकंड, और अब कितना हो गया नया, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड। मतलब दोनों में डिफरेंस कितना आया
डेल वी कितना आएगा, नए वाले में से पुराना वाला घटा दो, नया वाला कितना है 7, पुराना वाला कितना है 4, मतलब डिफरेंस कितना आया 3 मीटर पर सेकंड का। पूछ रहा है एम की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ये तो आप अब तो मेरे ख्याल से आराम से कर दोगे। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इंटू ए, और ए त्वरण क्या होता है, अभी मैंने बताया था। ए क्या होता है, त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, डेल वी अपॉन टी, डेल वी अपॉन टी। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू डेल वी अपॉन टी। एफ इक्वल्स टू एम कितना दे रखा है 5, डेल वी कितना है 3, मतलब डिफरेंस अपॉन टी कितना है 2 सेकंड, कितना आ गया ये 15 अपॉन 2, मतलब 7.5 न्यूटन, मतलब 7.5, 7.5 न्यूटन का बल लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। याद रखना मैं न्यूमेरिकल्स वही करा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आपके लेवल पर आते हैं और आए हुए सवाल हैं, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि यही वैल्यू आ जाए, वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है, लॉजिक पता है, फॉर्मूला पता है, तो वैल्यू चाहे इधर की उधर हो जाए, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फॉर्मूला ही भूल गए, कंसेप्ट लॉजिक ही भूल गए, तब कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल, 416 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये बंदूक थी, बंदूक में गोली थी, जैसे ही आपने बंदूक को चलाया तो गोली आगे गई और अपने हाथ को धक्का कहाँ लगता है, पीछे। याद करो वो दिन जब आपने कभी पढ़ा होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन मोशन थर्ड लॉ, क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर बंदूक में से गोली निकली आगे तो बंदूक धक्का खा गई पीछे, तो बंदूक को जो धक्का मिला है ना वेग पीछे की ओर, प्रतिघाती वेग, उसी वेग को निकलवा रहा है वो पिस्तौल का। पढ़िए इंग्लिश में। अब बुलेट ऑफ 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजेंटली एट अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर 150 मीटर पर सेकंड विद अ पिस्टल ऑफ 3 kg, व्हाट विल बी द रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। निकाल देंगे तो उसमें क्या है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन की बात करें ना, तो मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है वो एक नियम आता है, और नियम होता है संवेग संरक्षण का नियम, जो कि तीसरे नियम से आता है, थर्ड लॉ से, न्यूटन की गति के, न्यूटन मोशंस के थर्ड नियम से। क्या कहता है वो संवेग का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। यही कहता है कि भाई पहले का संवेग कुल संवेग और बाद का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम पहले और टोटल मोमेंटम बाद में दोनों इक्वल होते हैं। ये कहना चाह रहा है वो, और कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले कुल संवेग मतलब कि बिफोर टोटल मोमेंटम बराबर बाद का कुल संवेग, मतलब गोली चलने से पहले और गोली चलने के बाद की बात कर रहे हैं। अब देखो एम और बी, कैपिटल एम और कैपिटल बी, मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो चलो ऐसा कर लेते हैं, M1 V1 M2 और V2। M1 मान लिया मैंने गोली का मास, गोली का द्रव्यमान, गोली का मास। V1 मान लिया मैंने गोली का वेग, वेलोसिटी ऑफ जो अपनी वो गोली चली थी ना, उस बुलेट की बात कर रहा है, गोली का वेग वेलोसिटी। और M2 मान लिया मैंने किसका द्रव्यमान, बंदूक, पिस्टल, पिस्तौल लिखी हुई है यहाँ पर, तो पिस्तौल का द्रव्यमान मान लिया मैंने M2, और पिस्तौल का वेग मान लिया मैंने क्या, पिस्तौल का वेग। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले कुल संवेग गोली चलने से पहले। अब एक बात बताओ, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, P इक्वल्स टू mv, सिंपल सा फंडा। P इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, mv, और वो इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब एक बात बताओ, गोली नहीं चली अभी, बोल रहा है कि गोली चलने से पहले, गोली चली क्या, अभी नहीं चली, मान लो गोली नहीं चली, तो बंदूक भी आराम कर रही है, बंदूक में गोली भी आराम कर रही है, तो बंदूक भी, पिस्टल भी आराम कर रही है, पिस्टल भी, और उसके अंदर की जो बुलेट है वो भी आराम कर रही है। तो चलने से पहले का वेग क्या हो जाएगा, गोली चलने से पहले का वेग क्या हो जाएगा वो बताओ। पहले कुल संवेग क्या होगा, तो पहले होगा mv, तो m1v1 प्लस m2v2। अच्छा, पहले चलने का वेग क्या होगा, ऐसे लिख देता हूं मैं,
ये बाद का है, याद रखना, m1v1 प्लस m2v2। अब देखो गोली नहीं चली, ये तो क्या है, बुलेट का मतलब कि गोली का वेग है, तो गोली का वेग क्या है, 0, तो पूरा द्रव्यमान ये पूरा क्या होगा, 0। भाई आराम अवस्था में है, जब गोली नहीं चली तो बंदूक भी नहीं खिसकेगी, गोली भी नहीं खिसकेगी, तो ये भी वेग 0, तो 0 का गुना m1 से करोगे 0, यहां 0 का गुना m2 से करोगे तो 0। तो चलने से पहले, अब चलने के बाद की बात कर रहा है, चलने के बाद में द्रव्यमान तो गोली का वो ही रहेगा, और गोली का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 20 ग्राम का। याद रखना ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई पद्धति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 बटे क्या हो गया, 1000, इंटू V1 कितने वेग से चली वो, कितने वेग से चली वो, 150 मीटर पर सेकंड, तो मैंने 150 का गुना कर दिया, प्लस m2 इंटू V2, m2 इंटू V2, m2 क्या है अपना पिस्तौल का द्रव्यमान, पिस्तौल का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है, 3 kg, और ये तो kg में ही है, तो 3 इंटू V2 हमें नहीं पता, V2 क्या है, गोली चलने के बाद में बंदूक का, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, वही तो हमें निकालना है, तो ये अपन को सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 बटे 1000 गुना 150 प्लस 3v2 इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करना है हमें। कर लो सॉल्व, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक, यहां से काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 5 से कट गया, 5 3 15, कितना आ गया, 3 प्लस 3v2 इक्वल्स टू 0। 3 को उधर ले जाओगे तो 3v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3, v2 क्या आ जाएगा, -3/3, क्या आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि भैया गोली चलने से पहले तो हमेशा 0 ही होगा, चाहे वो गोली हो बुलेट, उसका भी मोमेंटम संवेग 0 रहेगा, क्योंकि वेग ही नहीं है, गोली नहीं चली अभी, और गोली नहीं चली तो बंदूक को भी धक्का नहीं मिलेगा, तो बंदूक का जो पिस्टल है अपनी पिस्टल, उसका भी वेलोसिटी वेग क्या रहेगी, 0। तो फॉर्मूला क्या लग गया, सिंपल सा, m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0, m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0। m1 और m2 क्या है, दोनों के द्रव्यमान है, v1 v2 क्या है, दोनों के वेग हैं। तीन चीजें हमको दे रखी है, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, और गोली का वेग v1 दे रखा है, v2 तो हमें ज्ञात करना है, सिंपल सा फंडा। तो ये था आपका तरीका इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का। ये समझ में आ गया ना, v1 को यहां पर 0 किया गया है और v2 को भी क्या किया गया है, 0। इसके केस में पहले कुल संवेग, क्यों? क्योंकि पहले वेग था ही नहीं, तो m1 में v1 0 मल्टीप्लाई करो, चाहे m2 में v2 0 मल्टीप्लाई करो, तो 0 ही आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 417 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रक, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकरा गया। टकराव के बाद दोनों साथ साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलने लग गई, तो कार का द्रव्यमान कितना होगा? इंग्लिश में पढ़ो जरा क्या कह रहा है। A 2000 kg truck traveling at 10 meter per second collides with a car parked at a traffic light. After the collision, the two move together at a speed of 8 meter per second. The mass of the car will be. देखो सेम सवाल आ गया, बंदूक गोली वाला सेम सवाल है, तो मैंने क्या मान लिया, m1 v1 m2 v2। क्लियर है? अब टक्कर से पहले लिखो, टक्कर से पहले बराबर संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो टक्कर के बाद दोनों का कुल संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो टक्कर से पहले क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और टक्कर के बाद भी क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखो, एक को मान लो ट्रक और एक को मान लो कार, सिंपल सा है, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, बच्चे तो हो नहीं, तुम सब समझदार हो। टक्कर से पहले m1 तो है, m1 तो मान लो क्या है अपना, ट्रक मान लिया अपन ने, तो m1 आपने ट्रक माना, तो ट्रक का कितना है, 2000 kg का ट्रक है। कितने वेग से चल रहा है वो, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, प्लस कार खड़ी कार से, खड़ी कार से, अब गौर करना है यहां पर, खड़ी कार, अब खड़ी कार है तो खड़ी कार मतलब आराम विराम में है, स्टॉप में है, तो क्या उसका वेग होगा, नहीं होगा। लेकिन कितनी है वो नहीं पता हमको, कार का द्रव्यमान तो निकालना है, कार का द्रव्यमान हमको नहीं पता, लेकिन वेग हमें पता चल गया 0, क्योंकि खड़ी है वो कार, टक्कर नहीं हुई है, कार खड़ी है। अब साहब उनमें हो गई टक्कर,
अब होन दो टक्कर हो गई तो, अब टक्कर हो गई तो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, दोनों एक साथ चलती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, इसका मतलब दोनों एक साथ चल रही हैं तो दोनों का वेग ऐड हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों का वेग सेम, तो m1b प्लस m2b, क्यों, क्योंकि उसने लिख दिया ना दोनों का वेग एक ही हो गया, 8 मीटर पर सेकंड से एक साथ चल रही है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 प्लस m2 और v क्या आ गया अपना, कॉमन आ गया। समझ में आई बात। पहले तो क्या हो रहा था, बंदूक चलने के बाद में गोली की वेग अलग थी और बंदूक का वेग अलग था, लेकिन यहां पर बोला कि जैसे ही ट्रक ने कार को टक्कर दी तो दोनों एक ही वेग से चलने लग गए, तो मैंने क्या किया, दोनों का वेग समान कर दिया, तो v कॉमन आ गया, m1 प्लस m2। अब फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया 2000 गुना 10 प्लस m2 इंटू 0, तो वो तो 0 हो गया, तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, बराबर m1 कितना है अपना, एक का तो है 2000 और दूसरे का नहीं पता, और गुना किससे करना है हमको, v से। कॉमन वेग कितना चल रहा है उनका, 8 मीटर पर सेकंड, गुना कर दिया 8 से। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 0, यहां से कितना आएगा, 2000 का 8 से करोगे तो क्या आ गया, 16000, और प्लस क्या आ गया, m2 इंटू 8 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो देखो 8 m2 बराबर क्या आ जाएगा, 20,000 में से 16,000 को घटा देंगे, तो 8 m2 कितना बचेगा, यहां से बचा कितना 4000, और m2 क्या आ जाएगा, 4000 में 8 का 4000 में 8 का क्या कर दोगे भाग, तो कितना आ गया 8 45, 8 5 जब 40, तो कितना आंसर आ गया अपना 500 kg। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण का लगता है थोड़ा सा टिपिकल है, टिपिकल कुछ भी नहीं है, अगर मेरे तरीके से आपने बिल्कुल रट लिया, तरीका चला दिया, मेरी गारंटी है सवाल गलत नहीं होगा। बंदूक और गोली वाले में तो क्या आ रहा था कि पहले चल नहीं रहे थे, चलने से पहले दोनों ही जीरो हो गई थी क्योंकि दोनों ही आराम में थी, और चलने के बाद में दोनों का वेग अलग अलग हुआ था। यहां पर क्या हो रहा है, चलने से पहले कार तो खड़ी है तो कार वाला तो मोमेंटम mv 0 हो गया, लेकिन ट्रक चल रहा था तो ट्रक वाला मैंने लिख दिया, और चलने के बाद दोनों एक साथ एक ही वेग से एक ही सेम स्पीड से चलने लग गए, तो दोनों का v1 v2 जो अलग अलग मैंने माना वो क्या बन गया, दोनों का सेम v मान लिया मैंने क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं एक ही वेग से, तो यहां से कॉमन आ गया m1 प्लस m2 इंटू v। m1 दे रखा है, m2 कार का द्रव्यमान हमें फाइंड आउट करना है, v दे ही रखा है, 8 से चलने लग गई साथ में, और वहां पर वो हो गया था 0 बचाइए, तो एक दो बार इसको रिवाइज करना, मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा और ऐसा क्वेश्चन आपका फिर कभी गलत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका अगला सवाल। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर भार कितना है, पृथ्वी पर भार है 6000 न्यूटन, तो चांद की सतह पर कितना होगा, चांद पर W कितना, पृथ्वी पर मान लो अर्थ WE, चांद पर कितना हो जाएगा M, WM कितना होगा बताइए। तो हमेशा याद रखना भार जो चंद्रमा पर होगा वो जो पृथ्वी पर होगा उसमें 6 का भाग लगा देना, चाहे वो ग्रेविटी की बात करे चाहे वो वेट की बात करे। चंद्रमा पर अगर फाइंड आउट करना है तो 6 का डिवाइड कर देना। अब वो बोल रहा है कि पृथ्वी पर कितना है, चंद्रमा पर निकालना है, तो पृथ्वी पर कितना है 6000, तो 6 का डिवाइड कर देना, तो चंद्रमा मून पर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्यों, इसलिए कि मून पर जी अर्थ के जी के कितना होता है 1/6 होता है, ये होता है मेन बात तो ये होती है कि मून पर जी चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 टाइम होती है, तो इसका मतलब भार में क्या होगा, द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं, तो वो 1/6 टाइम हो गई। तो अर्थ पे दे रखा है 6000, चंद्रमा पर कम होगा 1/6, तो 6 का भाग लगा दिया करो, 6 का भाग। और अगर उल्टा पूछ लेता कि चंद्रमा पर दे रखा है पृथ्वी पर कितना होगा, तो 6 का गुना कर देना, मल्टीप्लाई। तो अगर पृथ्वी का देके चंद्रमा पर निकलवाए तो 6 का डिवाइड, और चंद्रमा पर देके पृथ्वी पे तो क्या हो जाएगा 6 गुना, वहां तो 1/6 और यहां पर 6, सिंपल सा सवाल। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा 1000 न्यूटन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल 419 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक स्रोत 0.4 सेकंड में, टी का टाइम कितना दे दिया 0.4 सेकंड, 20 तरंग शिखर और गर्त उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति का मतलब हो गया
फ्रीक्वेंसी उसने निकलवाई है, फ्रीक्वेंसी उसने क्या की है, निकलवाई है। और एन यहां पर दे रखा है 20। तो यहां पर आपको कोई आइडिया है फॉर्मूला क्या लगेगा? हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो होती है उसका नंबर ऑफ, जो भी ये बोल रहा है ना, if a source produced at 20 wave peaks and troughs in 0.4 second, the frequency of the wave will be। तो जो ऊपर जाती है और जो नीचे जाती है वो जो नंबर है वो नंबर है ये n, और अपॉन में कर देना क्या, टाइम t। ये होता है फॉर्मूला, f इजकल्स टू n अपॉन t, फ्रीक्वेंसी इजकल्स टू नंबर ऑफ पीक्स एंड ट्रॉप्स अपॉन कर देना क्या, टाइम पीरियड। तो f इजकल्स टू n अपॉन t, और क्या निकलवा रहा है, आवृत्ति। तो f इजकल्स टू आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 20, सॉरी ठीक है, n कितना दे रखा है 20, और अपॉन t कितना दे रखा है 0.4। तो पॉइंट इससे ऊपर चला गया 0, और इससे इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 50। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, आंसर आएगा इज द राइट आंसर 50 हर्ट्ज। और याद रखना यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, 50 हर्ट्ज, 50 मतलब हर्ट्ज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच जेड का मतलब क्या होता है, एच जेड होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हर्ट्ज में। तो सिंपल सा सवाल था, F इजकल्स टू n अपॉन टी, n दे रखा है नंबर कितने 20, t कितना दे रखा है 0.4, एक जीरो ऊपर गई और 4 से इसको काटोगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50। तो राइट आंसर आ गया 50 हर्ट्ज। क्लियर है? सब फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले की माया और कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल 420 नंबर का आपकी स्क्रीन पर। एक ध्वनि तरंग के तरंग धैर्य की गणना करें। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य को कहते हैं लैम्बडा, इसको कहते हैं क्या, लैम्बडा। ये तरंग धैर्य है क्वेश्चन मार्क, जिसमें आवृत्ति मान लो f, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी 200 हर्ट्ज, और दिए गए माध्यम में उसकी गति v कितना दे दिया 400 मीटर पर सेकंड। बताओ कैसे करोगे? अब यहां पर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, इन तीन का आपको रेशियो पता होना चाहिए। क्या तरीका होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू V अपॉन लैम्बडा, F इक्वल्स टू B अपॉन लैम्बडा, ये फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू B अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इधर चल जाएगा, F इधर चल जाएगा, तो B अपॉन F, ये हो गया फॉर्मूला। तो F इक्वल्स टू बी, लैम्बडा इक्वल्स टू बी अपॉन एफ, मतलब तरंग दैर्घ्य बराबर वेग बटा आवृत्ति। या फिर कैसे बोलोगे, वेवलेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेग कितना दे रखा है 400, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 200। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, 400 बटे 200, 400 अपॉन 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कट गया 2, क्या आंसर आ गया 2। और वेवलेंथ की बात कर रहा है तो वो दूरी होती है, वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना, F इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्बडा। F क्या है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, और V क्या है, वेलोसिटी इन द मीडियम, किसी माध्यम में वेग है। तो F इक्वल्स टू बी अपॉन लैम्बडा। अब उसको लैम्बडा निकालना है, तो लैम्बडा को मैं इधर ले आया, B को, F को उधर फेंक दिया, सिंपल। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या बन गया, B अपॉन F। लगा दो फॉर्मूला। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल 421 नंबर 421। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285। अब देखो वो तो 20 सवाल हो गए फिजिक्स से संबंधित, और 5 क्वेश्चंस देखते हैं अब केमिस्ट्री से संबंधित। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 285 है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? देखो जब भी इलेक्ट्रॉन विन्यास बोले इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर बोल रहा है। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 285, व्हाट विल इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में दे रखे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक तरह से ये चीज क्या हो गई अपनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। एक तरह से ये चीज क्या दी हुई है साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी हुई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 + 2 10, 10 + 5 कितने हो गए 15। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गए 15। और याद रखना किसी भी न्यूट्रल पोजीशन पर
न्यूट्रल स्टेट में, उदासीन अवस्था में अगर कोई भी परमाणु एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। तो यही इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे तो उस सबको ऐड कर देना, वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही प्रोटॉनों की संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी 15। और अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि ये एलिमेंट कौन सा है, व्हाट इज दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या है, कौन सा है, तत्व कौन सा है, तो कैसे बताओगे? 15 पे कौन आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और 15 पर आता है फास्फोरस। तो ये क्या बन जाता है अपना? फास्फोरस बन जाता, पी बन जाता। मतलब फास्फोरस क्या होता है? पी। प्रतीक क्या होता है उसका? कैपिटल पी। तो 15वें नंबर का तत्व है। 8 और 2 10 और 5 15, वही इलेक्ट्रॉन और वही क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन, और वही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। ये भी देखो आप, क्योंकि परमाणु क्रमांक का मतलब ही वही है, जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन और वही एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 15। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका अगला सवाल। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं AMU। AMU, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? एन एटॉमिक मास यूनिट। एन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, बताइए किसके बराबर होती है? तो ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे। तो याद रखना 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यूज भी पूछ ली जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10⁻19 कूलाम, यही होती है ना, कूलाम, और माइनस में चलता है, ये याद रखना। और प्रोटॉन की बात करें तो सेम वैल्यू होती है, बस प्लस होती है, 1.6 10⁻19 सी का मतलब क्या होता है? कूलाम। तो ऐसे ये भी याद रखना 1 AMU कितना होता है? 1.6 10⁻27 kg होता है, 27 kg। क्लियर है? तो ये थी बात आपकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1.6 10⁻27 kg। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल। सल्फर डाइऑक्साइड का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? देखो कैसे निकालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में क्या क्या आ रहा है? एक आ रहा है S प्लस, 2 आ रहे हैं O। अगर इनका आपको मॉलिक्यूलर मास पता है तो उनको ऐड कर दो, एटॉमिक मास पता है तो। अब सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और इस भी ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। ऐड करो कितना हुआ? 64 इज द राइट आंसर। भाई जोड़ोगे तो 32 16 कितने हो गए? 48, और 48 16 48, और 16 कितना होता है? 64। और ये यूनिट में चलता है, यू का मतलब क्या होगा? यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे कि सर कितने एटमों के, कितने एलिमेंट्स के परमाणु याद रखें, बाहर बड़ा मुश्किल सा काम होता है। तो मैं आपको आसान कर दूं, 5-7 में लिखा रहा हूं, वो ही काम आते हैं और कोई काम ही नहीं आता। देखो एक तो हाइड्रोजन का याद रखो, हाइड्रोजन का याद रखोगे 1। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का याद रखो, कार्बन का होता है 12। एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं, याद रखना। हाइड्रोजन का 1 याद रखना, कार्बन का 12। नाइट्रोजन का याद रखना, एक नाइट्रोजन का होता है 14, और एक ऑक्सीजन काम आएगा, ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सोडियम का काम आएगा, मैग्नीशियम का काम आएगा, एल्यूमिनियम का काम आएगा। फिर सिलिकॉन कोई काम नहीं, फास्फोरस कोई काम नहीं। सल्फर का याद रखना, सल्फर का याद आएगा, क्लोरीन का काम आएगा। क्लोरीन के बाद आर्गन कोई काम नहीं, कैल्शियम याद रखना, और पोटेशियम याद रखना। क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, बस इनका याद रख लो, काम तमाम है और किसी की जरूरत पड़ती नहीं है। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27 27, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का लोगे 35, और पोटेशियम का लेना 39, और कैल्शियम का लेना 40। याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पॉइंटों में वैल्यू दे रखी होंगी, लेकिन हमको पॉइंटों में नहीं चाहिए, हमको अप्रोक्सीमेट याद रखनी है, लगभग के बराबर याद रखनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, नॉर्मली
जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर जस्ट उसके डबल के बराबर होता है। आप देख लो हाइड्रोजन में जरूरी है कि हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है और वेट भी 1 है, बाकी कार्बन होता है 6, 6 का 12, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 7, 14, ऑक्सीजन का 8, 16, सोडियम का 11, 11 दूना 22, एक थोड़ा सा ज्यादा है 23, मैग्नीशियम 12 दूना 24, एल्यूमिनियम 13 दूना 26, एक ज्यादा है 27, सल्फर सेम 16 दूना 32, क्लोरीन 17 दूना 34, एक ज्यादा है 35, पोटेशियम का कितना हो गया 19 दूना 38, एक ज्यादा है, और कैल्शियम 20 दूना 40। तो लगभग लगभग डबल के बराबर है और कुछ भी नहीं है, इनसे बाहर कोई काम नहीं आएगा, ये भी तय है। क्लियर है सभी को? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखो यहां पर सल्फर लिया था 32, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे का 16, ऐड कर दिया, खत्म कहानी। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, 424 नंबर का सवाल, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये अपन को क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे फाइंड आउट? देखो एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा तरीका आपको लगाना है। पहले तो CO2 का भार निकालो, यहां पर क्या आ रहा है C, यहां से एक आ रहा है O और दूसरा भी क्या आएगा O, 2 है ना O, तो कार्बन का कितना बताया मैंने 12, ऑक्सीजन का कितना बताया 16, ऑक्सीजन कितना 16, तो 16 दूआ 32 और 12 कितना आ गया 44, तो मतलब ये आ गया 44 ग्राम। क्या आ गया ये 44 ग्राम, और वो कितने की बात कर रहा है 88 ग्राम की, तो 44 का डबल कितना हो गया 88। भाई 44 ग्राम में है और वहां 88 ग्राम में मौजूद पूछ रहा है, इसके अंदर कितना ग्राम है 44 ग्राम में एक है, 44 ग्राम में कितना है एक है। भाई CO2 का एक ही तो अणु है, CO2 का एक अणु कितना है, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना है 44, तो 88 ग्राम में कितने होंगे, अरे भाई 44 ग्राम में जब एक है तो 88 ग्राम में कितने होंगे 2, डबल ही तो हो रहा है, 88/44 कितना आ गया 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज द 2। भाई 44 ग्राम में एक है तो 88 ग्राम में कितने होंगे, या फिर पूरी मैथ लगा लो साहब, 44 ग्राम में एक अणु है तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/44, तो 88 ग्राम में कितना होगा 1/44 गुना 88, बात तो एक ही है 88/44, कैसे भी कर लो उसको। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। और आज की टेस्ट सीरीज का ये रहा आपके सामने अंतिम प्रश्न, 425 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। नाइट्रिक अम्ल की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? अब नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, पैटर्न वही है, पैटर्न वही सेम है, बस आपको तरीका याद करना है। करते हैं भाई, नाइट्रिक अम्ल फॉर्मूला क्या होगा HNO3 का, HNO3 का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर क्या आ रहा है H प्लस यहां से क्या आ रहा है N प्लस कितने O है 3, 1 2 3, H का कितना होगा 1 प्लस N का कितना होगा 14 बताया था, प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, ऐड कर लो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 और 4 22 और 1 23 का 3 का 2, 3 4 5 6 7, 73 ग्राम। 48 और 10 58, 58 और 4 सॉरी 63 आएगा, ऐड गलत हो गया, 16 ती 48 और 48 और 14 कितना हो गया 62, 62 प्लस 1 63 ग्राम। HNO3 का वेट कितना आ गया 63 ग्राम आ गया, और उसने क्या पूछा है 63 ग्राम में ही पूछ लिया। अब 63 ग्राम में तो कितना होता है भाई, 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद हैं, एक ही तो अणु मौजूद है सर। अब ये भी तो सिखाया था CO2 में, किस में आया था कि 44 ग्राम में एक होते तो 88 में कितने होंगे, तो यहाँ 63 ग्राम में एक अणु आया है, और यहाँ भी बोल रहा है 63 ग्राम में एक अणु है, तो एक ही तो अणु है। अब देखो उसने वो यहाँ पर क्या चालाकी कर देता है, थोड़ा सा यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या का मतलब निकाल लेता है, एवोगैड्रो संख्या का मतलब निकाल लेता है। तो एवोगैड्रो में कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। एक अणु का मतलब क्या याद रखोगे 6.02 या 3 भी आता है, मैं पूरा ही लिख देता हूं 6.023 इंटू 10⁻23। एक अणु जब भी किसी का आप एटॉमिक वेट निकालो तो वो कितने के बराबर होता है 6.023 10⁻23 के बराबर, ये होती है एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। तो आपने HNO3 करना क्या था, सिंपल सा, आपने HNO3 का आणविक भार निकाला, एटॉमिक वेट निकाला, तो आया 63 ग्राम। अब 63 ग्राम का मतलब मैंने बताया था एक अणु है साहब उसका 63 ग्राम में, अब उसने 63 ग्राम का ही पूछा है,
तो एक अणु आंसर आना चाहिए था सर, आंसर एक आना चाहिए था, लेकिन उसने खलबली क्या मचा दी एवोगैड्रो। एक अणु या उसके जो भी परमाणु द्रव्यमान होगा, एटॉमिक वो वेट, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.03 10⁻23। अब मान लो सपोज करो यहां पर वो कुछ और दे देता, मान लो वो बोल देता सर 80 ग्राम में बताओ, मान लो 80 ग्राम में, तो आप क्या करते कि सर सिंपल सी बात है 63 ग्राम का मतलब कितना है, इतना, तो 1 ग्राम का मतलब कितना होगा 63 का इसमें डिवाइड, और 80 ग्राम का कितना होगा गुना कर देना 80 का। समझ रहे हो बात। अभी तो अपन ने आगे क्यों नहीं बढ़ाया क्वेश्चन, क्योंकि 63 अपना आया और 63 में ही पूछ रहा है। अगर वो बोल देता है 80 ग्राम में बताओ, तो 63 ग्राम में कितना है 6.023 10⁻23। 1 ग्राम में कितना होगा 6.023 10⁻23, इसमें डिवाइड हो गया 63, और 80 ग्राम में कितना होगा, तो 80 का क्या कर देते मल्टीप्लाई, तो करेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ गड़बड़ी यही हो गई कि 63 का दे रखा है, 63 हमारा आया, तो वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ से इसको समझा के मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा 6.023 10⁻23 kg। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अभी समाप्त नहीं हुए हैं आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, अभी 25 क्वेश्चंस और बकाया हैं, वो ठीक इसके जस्ट टेस्ट में सेशन में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।